नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का अपने व्याख्यान पोषण एवं आहार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मॉड्यूल 3 जिसके अंतर्गत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अध्ययन आता है, उसमें हम लेक्चर 14 जिसमें कि खनिज, उसके मुख्य और सूक्ष्म खनिज, उनकी भूमिकाएं एवं कमी के लक्षण भाग 1 पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं खनिज होते क्या हैं। तो खनिज इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे भोजन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर के अंदर इतनी सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इतने महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। इनका नियमित रूप से सेवन हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है तथा हमें कई बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। अगर हम देखें तो करीब करीब जो खाने योग्य जो हमारे खनिज आज हम जिनको वर्गीकृत करते हैं उसमें लगभग 22 खनिज जो हमें खाने योग्य के लिए ज़रूरी बताए गए हैं, उसके अंतर्गत 22 खनिज होते हैं, जिसमें कि कुछ खनिजों को जैसे कि 7 खनिजों को हम मुख्य खनिज और कुछ 15 खनिजों को हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। और ये जो मेजर मिनरल्स या जो 7 मिनरल्स हैं जिनको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, इनकी जो मेज़र कहने की जो एक पैमाना है वह पैमाना है कि जिनकी आवश्यकताएं 70 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, लाइव बॉडी वेट से जिसकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं उनको हम मुख्य या मेजर मिनरल कहते हैं, और जिनकी आवश्यकताएं 70 मिलीग्राम पर केजी लाइव वेट से कम होती हैं वैसे खनिजों को हम माइनर खनिज या माइनर मिनरल्स कहते हैं। इनके उसकी आधार, उसका संरचना, इसके आधार पे हम ये वर्गीकृत नहीं करते। हम उनकी आवश्यकताओं, जो हमारे शरीर के अंदर आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पे इनका वर्गीकृत किया गया है। अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि जो मेजर मिनरल्स हैं या मुख्य जो खनिज हैं वह 7 मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, तो वह है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। ये 7 ऐसे खनिज हैं, मुख्य खनिज हैं, जिन्हें हमें 70 मिलीग्राम के ज़्यादा डोज में ज़रूरत रहती है। ये उनकी मात्रा उतनी ज़्यादा हमारे दैनिक भोजन में उनकी मात्रा उतने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम देखें कि हमारे शरीर में अगर खनिजों के अनुपात हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम 46% लगभग पाया जाता है। इसके बाद फास्फोरस लगभग 27%, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर ये लगभग 24%, और बाकी जो छोटे खनिज वो लगभग 3% हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अलावा ट्रेस मिनरल उन मिनरल्स को कहते हैं, उन खनिजों को कहते हैं जिनकी आवश्यकताएं 70 मिलीग्राम पर केजी लाइव बॉडी वेट से कम हों। इसके अंतर्गत आयरन या जिसको लोहा भी कहते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, सिलीनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, फ्लोरीन, टीन, वेनेडियम, सिलिकॉन, निकेल और आर्सेनिक आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये खनिजों की हमें आवश्यकताएं क्या होती हैं या ये खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये खनिज जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का विसर्जन होता है, जो भी ऊर्जा बनती है हमारे शरीर के अंदर, ये खनिज बहुत ज़्यादा उसमें कोफैक्टर या कोएंजाइम्स की तरह बहुत सारे प्रक्रियाओं में काम करते हैं। इसके अलावा जब हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाओं के ऊपर जो उसकी मूलभूत संरचना होती है और उसके ऊपर जो एक लेयर बनती है, उसमें भी कई सारे मिनरल्स उसमें एक उसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें यह मिनरल्स जो होते हैं या खनिज जो होते हैं वो कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि कॉपर जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंजाइम है, उसके लिए यह कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ हम जब देखते हैं कि इनका जो आवश्यकताएं होती हैं वह हमारे खून को जमाने के लिए, जब हमें शरीर में कहीं कट जाता है या घाव होता है तो वहाँ पर हमें खून हमारा निकलता है और वो कुछ ही देर में जम जाता है, तो वहाँ पर हमें
कैल्शियम नामक मिनरल्स की आवश्यकता खून को जमाने के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा जो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं उसको बढ़ाने के लिए हमारे ये खनिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया या जिंक हो गया। इन सब की जो आवश्यकताएं होती हैं, इन सब का जो रोल होता है, यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो हमारे नर्व होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए और उनके काम करने के लिए जितने भी नसें होती हैं उन सबको हमारे बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि क्लोराइड, कैल्शियम, इन सब की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इनके अलावा जो ये खनिज होते हैं यह कुछ एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि आयरन, लोहा जो है वह सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या साइटोक्रोम ABC इन जगह काम करता है, और यह मेनली हमारे जितने शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज जो हमने ETS जो ऊर्जा की क्लास में हमने देखा था, वहाँ आयरन की आवश्यकताएं होती हैं। इसी तरह हम जिंक पे देखें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ये काम करता है। इसके अलावा ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या कार्बोक्सीपेप्टिडेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन एंजाइम्स में जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि हमारे अंदर प्रोटीन के डाइजेशन को या फिर कार्बोहाइड्रेट के CO2 फॉर्मेशन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है हमारे शरीर के अंदर, इन सब को बनाने के लिए जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं रहती हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि सेलेनियम की आवश्यकता ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज नाम के एंजाइम्स में रहती है। इसकी संरचना में सेलेनियम रहता है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर से जितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको वह हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम देखें कि इन जो खनिज होते हैं इनको जो हमारा जो घटक जो कि हमारे शरीर में इनको जो इसके फैक्टर्स को या हमारे उसके काम करने की क्षमता को किस तरह से जो घटक कैसे प्रभावित करते हैं, तो हम देखें कि कुछ जैसे मिनरल्स खनिज जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और जिंक। अगर कैल्शियम हम बढ़ा दें तो वह जिंक के एब्जॉर्प्शन को या उसके अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विषाक्त कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे भोजन में रहते हैं, जो कि जैसे कि ऑक्जेलेट या फाइटेट, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे भोजन से हमारे खनिज की जो जैव उपलब्धता होती है उसको कम करती है। जैसे ऑक्जेलेट अगर आ जाए, जिस तरह के हम अगर ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं जिसमें कि ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा हो तो वह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और वहीं अगर फाइटेट हम देखें तो यह जिंक हो गए या फॉस्फोरस हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इन जैसे मिनरल्स के जैव उपलब्धता को फाइटेट नामक कंपाउंड जो है वह कम करता है। इसके अलावा हम देखें कि किस रूप में हम मिनरल को खनिज को दे रहे हैं, उससे भी यह प्रभावित होता है कि हमारे शरीर में उसकी जैव उपलब्धता या उसको उपयोग करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत वेरिएशन जो होता है वह भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि उम्र हो गया या लिंग हो गया या हम किस स्टेज में हम हैं, और जैसे कि कोई अगर वयस्क है और कोई एक छोटा बच्चा है तो उसमें वयस्क में मिनरल्स खनिज की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि खनिज का जो उसका उपयोग करने की क्षमता होती है या जो इसकी आवश्यकताएं होती हैं किन किन घटकों पर निर्धारित रहती हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग खनिज उनका क्या मुख्य सोर्स है और उनकी कमियों से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो कैल्शियम होता है यह हमारे जितने भी हड्डियां होती हैं उसकी संरचना के लिए सबसे जरूरी खनिज होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो दांत होती हैं इसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फास्फोरस होता है वह भी कैल्शियम की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण, और यह हमेशा कैल्शियम के साथ साथ ही चलता है और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। और हमारे शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात है वो हमेशा हमें 2:1 का हमें बरकरार रख के रखना चाहिए। जब भी हम जो भी खाना खा रहे हैं हमें इस तरह का भोजन और इस तरह के खनिज हमें अपने भोजन में इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर हमें 2:1 के रूप में हमें कैल्शियम और फास्फोरस हमेशा मिलता रहे। फास्फोरस जो होता है वह हमारे लिए, हमारे हड्डियों के लिए संरचना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ATP जो हमारे शरीर में ऊर्जा की जो मुद्रा है
उसकी जो मूल संरचना है उसमें भी फास्फोरस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा जो डीएनए आरएनए बनते हैं उन सब में भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा, उनकी संरचना में भी फास्फोरस का बहुत मुख्य रूप रहता है। इसके अलावा जितने भी चयापचय के रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर, प्रक्रियाएं हमारे जो शरीर के अंदर चल रही हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए या वसा के लिए, उन सब में भी फास्फोरस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। कैल्शियम जो होता है वो मेनली हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को बनाने के लिए होता है। इसके अलावा जो हमारी जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है वो भी कैल्शियम के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा दिल धड़कता है, जो उसके दिल की धड़कने की जो क्षमता होती है वह भी कैल्शियम के द्वारा ही नियंत्रित रहती हैं। हमारा जो दांत बनता है वह भी जो हमारे अंदर नसों का जो तंत्र चलता है और उसके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन, जो भी नर्व का ट्रांसमिशन होता है उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर हम देखें कि कैल्शियम में, तो हमें दूध, अंडा या जो हरी सब्जियां होती हैं, हरे साग होते हैं, इन सब में हमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम का जो लेवल है, जो कैल्शियम हमें अपने शरीर के अंदर बरकरार रखनी पड़ती है, वह है 9 से 11 mg/dl, और वहीं पर फास्फोरस जो होती है वह हमें बरकरार रखनी पड़ती है 4 से 9 mg/dl। अगर हम देखें कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो जो बच्चे रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। और जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसके अंदर हड्डियां जो होती हैं वह ऑस्टियोमलेशिया, जिसके अंदर हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि अलग अलग जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियां, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां कैल्शियम की कमी से होती हैं। जैसे कि गाय में मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी है, जो एक प्रमुख बीमारी है जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। इसके अलावा जो पक्षियां होती हैं उनमें जो उनका चोंच होता है वह कमज़ोर हो जाता है, और जो उनका विकास दर होता है वह कम हो जाता है, और जो अंडे होते हैं उनका जो ऊपरी का परत, जिसको कि हम अंडा का छिलका कहते हैं, वो भी पतला हो जाता है अगर कैल्शियम की कमी रहे तो। इसके अलावा हमारे पैरों में झंझनाहट हो सकती है, मसल्स में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ठीक से खिंचाव नहीं बन पाता है और हमें क्रैम्प आने लगते हैं। इसके अलावा हमारे उंगलियों में सेंसेशन बना रहता है, इस तरह की हमें, और जो हमारा दिल है वो सही रूप से नहीं धड़कता। तो इस तरह की बीमारियां भी कैल्शियम की कमी से होती है। वहीं पर कैल्शियम जो है अगर अधिक मात्रा में हम अगर सेवन कर लेते हैं तो वह भी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे हमें सांस की कमी होने लगती है, जो हमारा हृदय है वो तेज़ी से धड़कने लगता है, हमें थकान होने लगती है, हमारा सर दर्द होता है, हमें सीने में दर्द होती हैं, और कई बार उल्टी की शिकायत भी आती है। जिस तरह से हमने देखा कैल्शियम की कमी से क्या क्या बीमारी होती हैं, फास्फोरस जैसे पहले भी हमने यह डिस्कस किया कि फास्फोरस और कैल्शियम जो होते हैं वो लगभग एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो इस तरह जैसे कैल्शियम की कमी से जो जो बीमारियां होती हैं, तो फास्फोरस की कमी से भी उस तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे कि बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, जैसे जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो फास्फोरस की कमी से भी होती है। इसके अलावा पाइका नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कि हम जो नॉर्मल चीज़ों को छोड़ करके हम एबनॉर्मल चीज़ें खाने लगते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कभी दीवार चाट रहा हो, मिट्टी खा रहा हो, तो इन सब का मतलब यह होता है कि उसे फास्फोरस की कमी है, तो उसे हमें उसके भोजन में हमें फास्फोरस की मात्रा को बढ़ानी होती है। इसके अलावा अगर फर्टिलिटी में, किसी तरह के प्रजनन में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उसमें फास्फोरस का इंजेक्शन भी कई बार इंजेक्शन देते हैं, या फास्फोरस युक्त दवाइयाँ भी कई बार हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें फास्फोरस युक्त दवाइयाँ खानी चाहिए, या फास्फोरस हमें अपने भोजन में बढ़ा लेना चाहिए। तो अगर हम देखें कि फास्फोरस हमें कहाँ से मिल सकता है, तो मछलियों से मिलता है, दूध से मिलता है, और कई बार काजू, इस तरह के जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें फास्फोरस बहुत अधिक होता है। अगर हम देखें, और जो हम नॉर्मल जो मिनरल मिक्सचर जो बनाते हैं या खनिज का जो मिश्रण बनाते हैं, उसमें अगर हम देखें तो लाइमस्टोन या ऑस्टियर सेल, इन सब से हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है। जो हड्डियों का चूरा होता है उसमें कैल्शियम 32% और फास्फोरस 15% मिल सकता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कैल्शियम का सोर्स है, जिसमें कि 26% कैल्शियम और 21% फास्फोरस रहता है। इसके अलावा जितने भी दलहन होते हैं उन सब में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है, या जो भी हमें पशुओं से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मांस हो गया, मछली हो गया, इन सब में कैल्शियम ज़्यादा रहता है। फास्फोरस भी इनमें ज़्यादा रहता है। दूध या दूध के उत्पाद में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। अगला
खनिज है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी जो होता है वह कैल्शियम एंड फास्फोरस की तरह उनसे यह लगभग जुड़ा रहता है अपने विस्तार में और अपने कामों में। जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां होती हैं उसमें भी मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम का मेन काम होता है हड्डियों और दांतों की संरचना में। इसके अलावा एक एंजाइम्स होता है डिकार्बोक्सिलेज। वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन मतलब जहाँ पर हमें कोई भी शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उसमें जहाँ भी हमें शरीर के अंदर CO2 ग्रुप को हटाना होता है तो वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। तो उसका एक बहुत ही बड़ा एंजाइम एक्टिवेटर है ये। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जहाँ पर कि ATP बनता है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है शरीर के अंदर, वहाँ भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे चयापचय के प्रक्रियाएं जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया या ट्रांसपेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, इन सब जैसे जो प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए चलती रहती हैं उनमें भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा उपयोगी भूमिका निभाता है। अगर हम देखें कि हमें कहाँ से मैग्नीशियम मिलता है तो वह हमें जो भी हम हरी सब्जियाँ खाते हैं या फिर हम जो अनाज लेते हैं, जो हम दलहन खाते हैं, इन सब में हमें नट्स खाते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं, इन सब में हमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगर हम देखें कि मैग्नीशियम हमारे शरीर में क्या क्या भूमिका निभाता है तो वह DNA के रेप्लिकेशन के लिए या RNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए या DNA की जो संरचना होती है उसको बनाने के लिए, इन सब में भी मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जिससे कि हड्डियों का विकास होता है, इस तरह की जो गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर चलती हैं इनमें भी मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर कि इंसुलिन जाकर के जुड़ता है और उसके थ्रू वह हमारे शरीर के अंदर जो है वह ग्लूकोज के लेवल को हमारे रक्त के अंदर जो बरकरार रखता है, वहाँ पर भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहता है उन सब में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा भूमिका रहती है। अगर हम देखें कि मैग्नीशियम की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की अगर कमी हमारे शरीर में आने लगती है तो हमें सर दर्द या माइग्रेन की जैसी शिकायतें रहती हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, हमें डिप्रेशन जैसा लगता है, हमें कब्ज की भी दिक्कत आने लगती है। उसके अलावा हमारे शरीर जो पैर होते हैं इनमें हम थकान महसूस होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इसमें खिंचाव हमेशा बना रहता है, हमारे भूख कम लगता है और हम थके थके ज़्यादा रहते हैं। इस तरह के अगर हमें लक्षण आ रहे हैं तो यह मैग्नीशियम की कमी को भी दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो ये तीनों जो खनिज होते हैं ये लगभग एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं और यह तीनों हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं और इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वह एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और इनका जो मेन काम है वह हमारे शरीर के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे जो भी कोशिकाएं होती हैं उसको एक संरचना जो देता है, उसके अंदर जो भी पानी भरा रहता है तो वह ऑस्मोटिक प्रेशर के तहत, वो एक जो प्रेशर होता है उसके तहत ही वह भरा रहता है और वही उसके हमारी कोशिकाओं को एक प्रारूप देता है। तो यह जो तीन खनिज होते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, यह हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके चलते हैं। इसके अलावा एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी यह मेंटेन करता है। जो इसके अलावा फिर कई सारे एंजाइम्स के लिए भी यह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, कोएंजाइम्स की तरह काम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे शरीर के अंदर नसें होती हैं या मांसपेशियां होती हैं, इनके खिंचाव के लिए और इनके काम करने के तरीके के लिए भी ये तीनों बहुत ज़्यादा जरूरी और मिलकर के काम करते हैं। अगर हम देखें तो सोडियम जो होता है वह सबसे बड़ा कटायन है जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाले फ्लूइड, जितने भी कोशिकाओं के बाहर जो हमारे कोशिकाओं के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें सोडियम सबसे बड़ा कटायन होता है और जो पोटेशियम रहता है वह कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स का सबसे बड़ा भाग निभाता है। अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये सब ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितना रक्त की मात्रा रहेगी उसको यह नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर किस तरह का प्रेशर, आर्टेरियल मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है उस तरह उसको वह
बहुत हद तक यह नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो एसिड बेस का बैलेंस हमारे शरीर के अंदर रहता है उसको भी यह बहुत हद तक नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको भी हमारी किडनी के थ्रू या गुर्दों के थ्रू उसको नियंत्रित करता है। अगर हम इसके देखें कि पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या क्या बीमारियां या लक्षण आते हैं, तो हमें टेंशन हमारे अंदर ज़्यादा आता है, हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता है, हमें मीठा खाने के लिए ज़्यादा मन करता है, हमारा हृदय जो है वह सही से नहीं धड़कता, हमें कब्ज की भी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर हम देखें कि सोडियम की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमेशा उसमें एक झंझनाहट सी बनी रहती है। हम बहुत आलसी हो जाते हैं, हमें उल्टी आने की शिकायतें रहती हैं, हमें हमेशा सर दर्द होता रहेगा और हमें हमेशा एक हमारे अंदर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहेगी, असमंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोराइड कि अगर हमें कमी हो रही हो तो उसके चलते हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा जो हृदय होता है वो सही से काम नहीं करता, हम थकान महसूस करते हैं, हमारे अंदर जो है हमें हमेशा लगता है कि हम पानी की कमी है, हम डिहाइड्रेटेड फील हमेशा करते हैं, हमारा सांस सही से नहीं आता, हमें डायरिया की शिकायत हो जाती है और हमारा जो रक्त का जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वह भी सही से नहीं रहता इनकी कमियों से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारे खनिजों को एक प्रचुर मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में लेनी है ताकि हमारा शरीर जो है वह सही रूप से उसमें काम करता रहे और हमें किसी तरह की उससे कमियां और उसकी बीमारियां ना हो। तो हमने यह देखा कि हमें कोई भी खनिज है उसकी हमें पर्याप्त मात्रा और सुनिश्चित मात्रा मेंटेन करनी है अपने शरीर के अंदर, न ज़्यादा न कम। इससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।